हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। तो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है 5 ईयर प्लान्स, और यहाँ पे चूँकि लिखा है पार्ट 2, मतलब पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग पहले जाकर उस वीडियो को देखें, क्योंकि उसमें हम लोगों ने पहले 4 जो पंचवर्षीय योजना थे उसको हम लोगों ने फिनिश कर दिया है। और उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। तो आइए हम लोग 5वें पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करते हैं। तो ये जो 5th ईयर प्लान था, इसका कार्यकाल 1974 से लेकर 1978 तक था। अब इस कार्यकाल में ज़्यादा फोकस किया गया था गरीबी हटाओ, पॉवर्टी एलिविएशन। गरीबी हटाओ एक नारा था इंदिरा गांधी जी का, और अभी सरकार भी उन्हीं की चल रही है 1974 में। तो उनका ये नारा बहुत फेमस हुआ था, इलेक्शन के टाइम पे उन्होंने दिया था, और बाद में ये पंचवर्षीय योजनाओं में भी आया। पॉवर्टी एलिविएशन मतलब गरीबी हटाओ, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे उन्होंने ज़्यादा फोकस किया था इस 5 ईयर प्लान में। फिर उसके बाद 1975 में इमरजेंसी लग गया, और लगभग 2 साल इमरजेंसी रहा था पूरे देश में। और फिर चुनाव हुए, और चुनाव में इंदिरा गांधी जी की हार हो गई और जनता पार्टी की सरकार बन गई। और 1978 में जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री थे, पीएम मोरारजी देसाई, जो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई जी, इन्होंने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया। किस प्लान को? 5th ईयर प्लान को, जो कि इंदिरा गांधी जी की सरकार में बना था, उसे इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और फिर इन्होंने अपना एक अलग ही प्लान बनाया, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। फिर उसके बाद 5th ईयर प्लान में और क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट जो था वो अमेंड किया गया 1975 में, जो कि जब अमेंड हुआ तो ये एक्ट अब अलाउ करता था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो भी इसमें आ जाए। पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन में केंद्र सरकार भी अब आ सकती थी अमेंडेड एक्ट के तहत। फिर उसके आगे मिनिमम नीड्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जिसे बनाया था डीपी धर जी ने। इसके अनुसार क्या था कि जो ऐसे लोग हैं समाज में जिनके पास बेसिक नीड्स भी नहीं है, सबसे पहले उनको बेसिक नीड्स प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार आए। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। किस लिए? क्योंकि जो बढ़ रही ट्रैफिक थी तो उसके अनुसार रोड्स को भी तो चौड़े करने थे, ताकि जो बढ़ती हुई ट्रैफिक को झेल सके। तो इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया 5th ईयर प्लान के अंतर्गत ही। अब क्या है कि 5th ईयर प्लान का जो टारगेट था वो था 4.5%, और जो एक्चुअल ग्रोथ हुआ था वो था 4.8%। तो ये जो 5th ईयर प्लान था ये एक सक्सेसफुल प्लान रहा था। अब बात करते हैं ये रोलिंग प्लान के बारे में। ये रोलिंग प्लान क्या थे, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इनका नाम रोलिंग प्लान क्यों पड़ा था। तो ये था 1978 से 1980 के बीच में। तो 1978 जब जनता पार्टी की सरकार आई थी, तो उसके बाद क्या हुआ, जब जनता पार्टी की सरकार आई थी उस समय 5वां पंचवर्षीय योजना चल रहा था, जो कि इंदिरा गांधी जी के गवर्नमेंट के टाइम पे आया था। तो जब जनता पार्टी की सरकार आई, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, तो इन्होंने 5th ईयर प्लान को रिजेक्ट कर दिया, और इन्होंने अपना एक नया 6ठा पंचवर्षीय योजनाओं को लॉन्च कर दिया। तो जब इन्होंने 6th ईयर प्लान को लॉन्च किया तो उसके बाद फिर क्या हुआ, जनता पार्टी की जो सरकार थी वो बहुत सारी पार्टियों को मिलकर चल रही एक सरकार थी। तो ये सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली वैसे भी नहीं थी। तो फिर ये सरकार 2-3 सालों में ही गिर गई, और दोबारा कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई केंद्र में, और इंदिरा गांधी जी फिर से प्रधानमंत्री बन गई। तो इंदिरा गांधी जी जब दोबारा सत्ता में आई तो उन्होंने क्या किया कि ये जो 6th ईयर प्लान थे जो जनता पार्टी के द्वारा लॉन्च किए गए थे उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और इन्होंने अलग से अपना एक नया 6th ईयर प्लान लॉन्च कर दिया। तो इसके बीच में जो ये रोलिंग प्लान जो कि जनता पार्टी लेकर आई थी 2-3 सालों के लिए, ये रोलिंग प्लान में भी 3 तरह के प्लान थे जो जनता पार्टी की सरकार लाई थी। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, तो इन्होंने जो लाया था रोलिंग प्लान, इसमें भी 3 तरह के प्लान थे। पहला प्लान था जो कि एनुअल था, मतलब एनुअल बजट के जैसा, जो कि मतलब सिर्फ 1 साल के लिए था। प्रेजेंट ईयर जो चल रहा है सिर्फ 1 साल के लिए था। और दूसरा जो था इसमें रोलिंग प्लान में था, वो था कि एक फिक्स्ड नंबर ऑफ ईयर्स, चाहे वो 3 साल के लिए हो, चाहे 4 साल के लिए हो, चाहे 5 साल के लिए हो, परिस्थितियों के हिसाब से। अगर परिस्थितियां बदलती है तो फिर वो प्लान 3 साल ही रहेंगे, अगर नहीं बदली तो 4 साल, मैक्सिमम 5 साल तक वो रहेंगे। लेकिन फिर इसमें एक थर्ड प्लान भी था रोलिंग प्लान में, और वो था लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म मतलब 10 साल, 15 साल या 20 साल। अब क्या है, इसको रोलिंग प्लान क्यों कहा गया?
क्योंकि इसमें कोई डेट फिक्स नहीं था कि कब ये प्लान कमेंसमेंट होगा, मतलब कब लागू होगा, कब ये हटेगा, कब टर्मिनेट होगा, इसमें कुछ नहीं था। इसीलिए इस प्लान को रोलिंग प्लान कहा गया। हालांकि इस तरह के प्लान के भी कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ लाभ होते हैं, जैसे कि ये फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीले होते हैं, मतलब इनके जो टारगेट है इनको आप कभी भी चेंज कर सकते हैं कंडीशन के हिसाब से। जैसे कि देखा जाए तो जो थर्ड 5 ईयर प्लान था उसमें क्या है, बीच में युद्ध हो गया 1962 चाइना से, 1965 पाकिस्तान से, तो आप टारगेट को बीच में चेंज नहीं कर सकते थे, वो 5 सालों के लिए था। तो इस मामले में ये रोलिंग प्लान में ये फ़ायदा है कि आप टारगेट को ज़रूरतों के हिसाब से चेंज कर सकते हो। हालांकि ये नुकसान भी हो जाता है एक तरीके से कि अगर आप बार बार टारगेट को रिवाइज करते रहोगे, चेंज करते रहोगे, तो कहीं ना कहीं जो टारगेट है उसको अचीव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी और ऐसा लगने लगेगा कि कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लेक्स प्लान है। तो खैर ये रोलिंग प्लान सिर्फ 2-3 सालों के लिए था जब तक जनता पार्टी की सरकार थी, और उसके बाद जब इंदिरा गांधी जी दोबारा सत्ता में आई 1980 में, तो फिर उन्होंने 6th 5 ईयर प्लान को लॉन्च कर दिया 1980 to 1985। अब इस प्लान में, ये प्लान काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में अक्सर आते हैं इस प्लान के बारे में सवाल, क्योंकि कुछ बहुत खास बातें हुई थी इस प्लान में। जैसे कि इकोनॉमी का लिबरलाइजेशन हो गया था, मतलब इकोनॉमी पे सरकार का जो कंट्रोल था वो सरकार कहीं ना कहीं थोड़ा अब हाथ पीछे खींचने लगी थी, इकोनॉमी को लिबरल कर रही थी सरकार। अब लिबरल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि प्राइस कंट्रोल्स वर एलिमिनेटेड, मतलब जो सरकार के तरफ से एक प्राइस कंट्रोल होता था सरकार उसे हटा दी थी। क्योंकि 1990 जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे हमारे देश में, उसके पहले क्या था, लाइसेंस राज था, मतलब कि कंपनियों को लाइसेंस लेना पड़ता था कि वो कितना प्रोड्यूस करेंगी, कितना उसका प्राइस रहेगा, सब सरकार तय करती थी। तो फिर सरकार अब इस बात से अपना हाथ पीछे कर ली कि चलो अब हम प्राइस कंट्रोल पे हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, प्राइस अपने हिसाब से कंपनियां रख सकती है। फिर राशन शॉप्स वर क्लोज्ड, तो इससे क्या है, इससे कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो गया किस चीज़ में, फूड प्राइसेस में, इन्फ्लेशन बढ़ने लगा। तो इस तरीके से जब इस तरीके के काम किए इंदिरा गांधी जी ने 6th 5 ईयर प्लान में, तो कहीं ना कहीं ये नेहरू जी के सोशलिज्म का अंत था, नेहरू जी के समाजवाद का अंत था। तो यही कुछ स्पेशल बातें थी। अब और जानते हैं 6th 5 ईयर प्लान में क्या और स्पेशल बातें थी। जैसे कि इसी 5 ईयर प्लान में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड जो कि रूरल डेवलपमेंट में बहुत मदद करती है, लोन देती है गाँव में, और इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाम से भी पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये गाँवों को डेवलप करने के लिए ये बैंक बहुत ही कारगर साबित हुआ। और नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में, 1982 में। फिर फैमिली प्लानिंग को भी इसी 5 ईयर प्लान के अंतर्गत एक्सपैंड किया गया, लेकिन ये फैमिली प्लानिंग इमरजेंसी के टाइम पे चला रही फैमिली प्लानिंग से अलग था, क्योंकि इमरजेंसी में जो फैमिली प्लानिंग चलाई जा रही थी वो ज़बरदस्ती था, ज़बरदस्ती नसबंदी किया जा रहा था, संजय गांधी के द्वारा लोगों को नसबंदी ज़बरदस्ती हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक सुचारू रूप से फैमिली प्लानिंग चली, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन से बचने के लिए कि अगर अभी से नहीं चलाए फैमिली प्लानिंग तो कहीं ना कहीं हमारे देश में बहुत ज़्यादा आबादी हो जाएगी। हालांकि जो कि हुई भी, आज हमारे देश की आबादी बहुत ही ज़्यादा है। तो इंडिया में जो फैमिली प्लानिंग चली ये चाइना से बिल्कुल अलग थी, अनलाइक चाइना, मतलब चाइना जैसा नहीं, क्योंकि चाइना में जो था वो बहुत ही स्ट्रिक्ट था और बाइंडिंग था, मतलब आपको मानना ही मानना है, बट इंडिया में ऐसा नहीं था। तो जब बाइंडिंग नहीं होता है तो फिर कुछ लोग ही उसे एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि इंडिया में जो ज़्यादा प्रॉस्पेरस एरियाज़ थे, जैसे कि साउथ के जो जितने भी स्टेट्स हैं वो प्रॉस्पेरस थे, तो उन लोगों ने इस फैमिली प्लानिंग को माना और मतलब कहीं ना कहीं पॉपुलेशन पे कंट्रोल किया। लेकिन जो लेस प्रॉस्पेरस थे, जैसे कि नॉर्थ के साइड में बिहार, यूपी, झारखंड, तो इन राज्यों में जहाँ पे प्रॉस्पेरिटी कम थी वहाँ पे लोगों ने इस फैमिली प्लानिंग को थोड़ा कम ही ध्यान दिया और आबादी बेतहाशा बढ़ती गई। तो ये जो छठा 5 ईयर प्लान था, इसका टारगेट जो था, ग्रोथ का टारगेट 5.2 था, लेकिन एक्चुअल में जो अचीव हुआ था वो 5.7 था। तो ये काफ़ी सक्सेसफुल प्लान था। अब बात करते हैं हम लोग 7th 5 ईयर प्लान के बारे में। तो ये हुआ था 1985 से 1990 के बीच। अब 1985 का वो दौर था जब इंदिरा गांधी जी की असैसिनेशन, मतलब हत्या हो चुकी थी, और राजीव गांधी जी एक बहुत ही बड़ी मेजॉरिटी के साथ सरकार में आए थे। तो राजीव गांधी इस टाइम पे पीएम थे और उन्होंने कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई, क्योंकि वो बहुत ही एक यंग प्राइम मिनिस्टर थे और उन्हें
कहीं ना कहीं कंप्यूटर मैन ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है कि वो इंडिया में कंप्यूटर लाने वाले व्यक्ति थे। हालांकि ये पार्शियल रूप से सही है, सरकार में वो लाने वाले व्यक्ति थे, वैसे इंडिया में कंप्यूटर आ चुका था। तो इन्होंने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने में एक अच्छी भूमिका निभाई। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, कई एरिया पे जोर दिया इस 7th 5 ईयर प्लान में, जिसमें क्या था कि इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में इन्होंने जोर दिया। फिर जो फूड ग्रेन्स मतलब अनाज के उत्पादन में इन्होंने बहुत जोर दिया। फिर उसके बाद इन्होंने एम्प्लॉयमेंट पे जोर दिया थ्रू सोशल जस्टिस मतलब समान रूप से सबको मतलब मौका देंगे किसी भी मतलब नौकरियों में, एम्प्लॉयमेंट में, तो यही था। फिर और कुछ एरियाज़ थे जिस पे ज़्यादा ध्यान दिया गया इस 7th 5 ईयर प्लान में, जैसे कि सोशल जस्टिस जिसके बारे में अभी हमने जिक्र किया। उसके बाद ये जो गरीबों के ऊपर हो रहा अत्याचार, इसको हटाने पे इन्होंने काफ़ी जोर दिया। फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इसको अपनाने में इन्होंने जोर दिया। फिर एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट पे, फिर एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स मतलब गरीबी हटाने के लिए कुछ प्रोग्राम्स चलाए। फिर काफ़ी मात्रा में खाने, कपड़े और शेल्टर होम्स मतलब रहने की जगह, जो टेम्प्रोरी शेल्टर्स होते हैं, इनका व्यवस्था किया गया। फिर जो स्मॉल और लार्ज स्केल फार्मर्स थे उनके प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दिया गया। फिर ये सब करते हुए इंडिया को एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बनाने पर भी इस 7th 5 ईयर प्लान में काफ़ी जोर दिया गया। तो इसमें भी टारगेट था 5.0% मतलब 5%, लेकिन अचीव किया गया 6.0%। तो ये जो 7th 5 ईयर प्लान था ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सक्सेस हुआ। अब इसके बाद क्या हुआ, जब ये 7th 5 ईयर प्लान ख़त्म हुआ तो वो आ गया था 1990 का दौर। अब इस टाइम इंडिया एक बहुत ही बड़े क्राइसिस से गुजर रहा था, और वो क्राइसिस था बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP क्राइसिस। क्योंकि BOP क्राइसिस वो होता है जब आप बाहर से कोई सामान इंपोर्ट करते हैं, बट इंपोर्ट के लिए तो आपको हैंड टू हैंड पैसे देने पड़ते हैं, अब वो पैसे भी आपके पास ना हो, तो उसे ही कहते हैं BOP क्राइसिस। जहाँ पे आपको जो ज़रूरत के सामान है वो इंपोर्ट करने के लिए भी आपके पास पैसे ना हो, और वो पैसे डॉलर में ही होते हैं, क्योंकि रुपीज़ इंटरनेशनल मार्केट में चलता नहीं है, हर जगह का करेंसी अलग अलग है। लेकिन चूंकि डॉलर जो है वो रिज़र्व करेंसी है, तो वो हर जगह चलता है। तो उसके बाद फिर क्या किया गया कि 5 ईयर प्लान्स को ना लाकर एनुअल प्लान्स फिर से लाया गया, क्योंकि जो इकोनॉमिक सिचुएशन था वो बहुत तेज़ी से बदल रहा था, इंडिया में भी और बाहर में भी। तो 8th 5 ईयर प्लान को ना लाकर फिर इनको क्या किया गया, एनुअल प्लान्स को लाया गया। अब 1990 से लेकर 1991 और 1991 से लेकर 1992 ये 2 साल था वो एनुअल प्लान्स चलाया गया। और यही वो समय था जब इंडिया में LPG रिफॉर्म्स आए थे, और उस समय प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव जी, और जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो आगे जाके फिर इंडिया के प्रधानमंत्री भी बने। तो इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ था इंडिया में LPG रिफॉर्म्स लाने में, और इसीलिए ये 2 साल 5 ईयर प्लान्स नहीं आए। और फिर अगला जो 5 ईयर प्लान था 8वां, वो आया 1992 में, और वहाँ से चला वो 1997 तक। तो उसके बारे में हम लोग फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आप बस वीडियो में बने रहिए, और आगे भी हम लोग देखेंगे जो आगे के जो 5 ईयर प्लान्स बचे हैं 8th 9th 10th 11th और 12th, वो हम लोग अगले वीडियो में फिनिश करेंगे। थैंक यू सो मच।